नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और लगातार जारी है निगम चुनाव के महाकुंभ का दौर। इसी तारतम्य में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्डों के पिछली मर्तबा चुने हुए प्रत्याशी, चुने हुए पार्षद, जो कि नगर निगम में चुनकर के जनता की आवाज़ को बुलंद करने पहुंचे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच मौजूद हैं संतोष गौड़ जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संतोष गौड़ जी के बारे में बता दें कि पूर्व में वार्ड क्रमांक 12 गोविंद नगर से पार्षद रहे संतोष गौड़ जी को मेयर इन काउंसिल में पहले वित्तीय प्रभारी, बाद में मालिनी गौड़ जी ने स्वच्छता का भी प्रभारी बनाया अपनी पिछली पार्षद में। संतोष गौड़ जी के राजनीतिक करियर के बारे में आपको बता दें कि वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं। इसलिए चाहे परिदृश्य कैसे भी हो, चाहे आरक्षण कैसे भी हो, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में एक टिकट हमेशा फिक्स माना जाता है, वो संतोष सिंह गौड़ का होता है। कारण यह होता है कि उषा ठाकुर के ये बेहद नज़दीकी माने जाते हैं। संतोष गौड़ जी, पहले तो बताइए कि पिछला जो चुनाव था, चुनाव भी आपके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। निर्दलीय उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी से क्रॉस होकर के आपके सामने लड़े। कांग्रेस की एक चुनौती तो आपके सामने थी ही सही। 1700 मतों से मेरे ख्याल से आप चुनाव जीते। तो वो चुनौती कैसी थी, और उसके बाद वार्ड में चुनाव जीतने के बाद वार्ड की जनता की आवाज़ों को बुलंद करना, उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ना, तो कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए अपना पिछला कार्यकाल? इस चुनाव में मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में जनता ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया, और उसके लिए निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का निश्चित था, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना उमंग था, उत्साह था कि उन्होंने मेरे को महसूस नहीं होने दिया कि मैं उन्होंने स्वयं खुद चुनाव लड़ा और मेरे को विजय दिलाई। और उस पर जब काम करने का बारी आया तो मैंने एक एक श्रृंखला से, ड्रेनेज से लेके, सीवरेज से लेके, सड़कों से लेके, और सारी स्वच्छता का जब विभाग मिला तो मैंने उससे ज़्यादा काम करके, जैसे एक रहता है कि भाई प्रभारी का वार्ड है, उसमें चिंता करके वहाँ पर काम किया गया। और वास्तव में वो एक इलाका हमारा बस्ती इलाका था, जिसमें हम समस्या मतलब इतनी है कि सबसे पहले हम वहाँ पर बेक लाइनों में हमने बहुत ज़्यादा काम करा, क्योंकि बेक लाइन का काम ऐसा था कि हमारी जो बेक लाइन है कम से कम 5-5 फीट भरी रहती थी, उसको हमने करा। तो हमारा चुनौतीपूर्ण काम तो वो था कि हमने उस कार्य को करा, बेक लाइन को साफ करा। सघन बस्ती वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा इनकम क्लास ग्रुप नहीं माना, लोअर इनकम क्लास ग्रुप बोलेंगे। रोज़ कमाना और रोज़ खर्च करना, ऐसे लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं। एजुकेशन भी बहुत कम बोला जा सकता है कि साक्षरता का स्तर भी थोड़ा सा अन्य वार्डों की तुलना में या अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, क्योंकि पॉश इलाके आपके वार्ड में आते नहीं थे। ऐसे लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सड़क, बिजली, पानी है, इसके अलावा भी उनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि आर्थिक रूप से भी पार्षद हमारी मदद करें। तो क्या इस प्रकार की भी कोई चुनौतियां आपके सामने आती थी कि वार्ड की जनता की आर्थिक रूप से भी आपको मदद करना पड़ी इन 5 सालों में? मैंने सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें कम से कम 4500 लोगों की तो पेंशन का हमने जब चालू हुई थी उसका पेंशन का करा था। इसी बार लाडली लक्ष्मी योजना में भी हमने कम से कम हमारे उस पर हमारे वार्डों में जितनी संख्या, उसमें भी हमने 2300 लोगों को पंजीयन कराना, मतलब लगातार इन जितनी भी योजनाओं से जोड़ना, तीर्थ यात्रा से जोड़ना, ये सारे लगातार उनसे कार्यों में करा था। जब हमारा लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में हमने जितनी भी चाहे कृष्णवारी मोगे जी हों, चाहे हमारे गौरव रणदीवे जी हों, हमें नगर निगम हो, इनके माध्यम से हमने घर घर बुलाकर और मतलब उनके बस्तियों से जाकर बुलाकर हमने उनकी इतनी सुविधाएं करी हैं कि पार्टी का जो जनाधार रहता है उसके साथ बढ़कर उस कार्यकर्ताओं से बूथ अध्यक्ष से लेके उनसे पूरा वितरण करवाने। देखिए, आपको एक बड़ी बात बताते हैं कि अगर संतोष गौड़ जी की बात की जाए तो पिछली जो परिषद थी वे बता नहीं रहे, लेकिन उनके लिए इसलिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि 2 बाईपास सर्जरी हुई आपके संतोष गौड़ जी। तो स्वास्थ्य भी लगातार आपका डाउन बना रहा, बावजूद उसके आपने अपने वार्ड के विकास को पीछे नहीं होने दिया, अपने कार्यकर्ताओं का संबल आपने बनाए रखा, शक्ति उन्हें देते रहे, ऊर्जा उन्हें देते रहे आप। स्वास्थ्य आपका लगातार खराब रहा, बावजूद उसके कोविड में भी आप लगातार सक्रियता बनाए रखे, स्वयं मैदान आपने पकड़ के रखा, लोगों में राशन वितरण करना। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? 2 सर्जरी हो जाने के बाद तो लोग बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। मेरे सर्जरी के 20 दिन बाद मैं अपने कार्यालय पर पहुँच गया था, और वहाँ मेरे को मेरी जो ऊर्जा है ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं के साथ में जो पार्टी का एक मार्गदर्शन है, उस उद्देश्य में मैं काम करने का मेरा एक लक्ष्य रहता है। और उसी लक्ष्य को जब मैंने
प्राप्त करने के लिए काम करा, तो निश्चित ही सारी जनता के संग सारे पब्लिक मतदाता मेरे साथ, और वो खुद देखने आए कि भैया आप नहीं जानते हो, जब हम लॉकडाउन में काम करने वितरण कर रहे थे, जब हम घर घर बस्तियों में जा रहे थे, तो उनका यही कहना था कि भैया आप तो आराम करो, आप आराम करो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को, मैं मानता हूँ कि जब उनका जो प्रेम और स्नेह मेरे प्रति था, वो वास्तव में मेरे को इतनी ऊर्जा देता था, मेरे को इतनी हिम्मत बढ़ाता था कि घर वाले भी बड़े परेशान होते थे कि आप ये 12-12 घंटे बाहर रहते हो, जाते हो। मैं बाहर ही रहता था, बाहर ही नहाना, बाहर ही धोना, मतलब पर बाहर तुरंत वापस निकलना। ये सारी ऊर्जा मेरे को वहाँ के मतदाताओं से और अपने कार्यकर्ताओं से, कहीं ना कहीं जनता से आपको हिम्मत मिलती थी कुछ करने की और लगातार बहुत ज़्यादा, बहुत रहने की। अच्छा संतोष जी, आमतौर पर माना जाता है कि चूंकि उषा दीदी से आपकी नज़दीकियाँ सभी जग जाहिर है, सभी जानते हैं, और आप खुले मंचों से स्वीकार भी करते हैं कि उषा ठाकुर आपकी न केवल बड़ी बहन है बल्कि आपकी राजनीतिक मार्गदर्शक भी है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना भी पड़ता है। सुदर्शन गुप्ता जी से आपकी जो दूरी डे 1 से रही, तो वो आज तक बरकरार है। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है उषा दीदी या सुदर्शन गुप्ता जी में, या सुदर्शन गुप्ता जी और आपके बीच में, वो खाई कभी भर ही नहीं पाई, वो साफ तौर पर नजर आती है। ये जो हम समकक्ष हमारे साथी लोग हैं, ये इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार से करता, तो वो सुदर्शन जी को इनको इस प्रकार के अपनी वो दिशा दिखाते रहते हैं कि यार। लेकिन चूंकि सुदर्शन जी भी दिली, अगर उनके दिली भावना से पूछा जाए तो वर्कर के काम में अगर जितने काम, जितनी रहना, जितनी योजनाओं से जोड़ना, ये आज के तारीख वार्ड में पूरे विधानसभा में अगर वो है तो ये इसको मानते हैं वो। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद ये लोग, जब वो कार्यकर्ता, क्योंकि ऐसा होता है कि वो 10 जने जब बोलते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा 10 दूर हो जाएंगे और मैं एक को करूँगा। तो जहाँ काम करने वाली बात आती है तो वहाँ पर उनका मेरे को सहयोग तो रहता है, पर वो इस बात को विचार करते हैं कि अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो वो ऐसा हो जाएगा। वो मन में उनके चलता है कि ये उषा दीदी और ये इनका, जबकि ना कि दीदी ने कभी ऐसा सोचा है और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और संगठन के काम को, और दीदी ने हमेशा मार्गदर्शन दिया, और आज उनके मार्गदर्शन पे हम इतना काम करते हैं। उनके ही कभी भी जब हम बैठते विचार करते हैं, मैंने उनके कहने पे, उन्होंने एक बार मेरे से कहा था कि हनुमान चालीसा वो है कि जिसको एक बार कोई पढ़ लेता है तो उसे कई बजाता है। तो मैंने 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ उनके माध्यम से भी करा था। उसी बात 1.25 करोड़ हनुमान राम नाम का जाप भी करा। ये सब कहीं ना कहीं वो हमको अध्यात्म से जोड़ते आती हैं, और उन्होंने हमेशा संगठन से जुड़े रहने का काम किया, करने का प्रेरित करते हैं। सुदर्शन जी का एक जरूर मानना, लेकिन ऐसा उनको लगता है सिर्फ। बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं, बाकी खुश तो वो भी रहते हैं, काम होता है, कहते भी हैं, सबसे कहते भी हैं, भले से मेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे कहते हैं कि वो काम करता है। मतलब भले चाहे वास्तविकता जो भी हो, उनके मन में चाहे जैसा भी भाव हो, आप एक शुद्ध राजनीतिक विचारधारा के साथ अपने वार्ड में काम करते हैं। अच्छा, जब उषा दीदी जब चुनाव लड़ने के लिए महू चली गई, और सुदर्शन जी तो चूंकि 1 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ ही रहे थे, तो उन दिनों में ये भी सुनने में आता था कि संतोष गौड़ की जो टीम है वो महू में मेहनत कर रही है, क्योंकि उषा दीदी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और वो वाजिब भी था। मान लीजिए कि आपको दोनों तरफ देखना था, विधानसभा 1 में आपका वार्ड भी आपको देखना था, साथ में चूंकि अब दीदी से आपका जो स्नेह है, आपका लगाव है, वो आपकी राजनीतिक गुरु हैं, तो ये भी बात सही है कि आप महू भी लगे हुए थे। उसी का खामियाजा शायद भुगतना पड़ा कि 200 मतों से मेरे ख्याल से सुदर्शन गुप्ता जी, हाँ नहीं, वो ऐसा नहीं था। हमने मऊ में ऐसा कुछ नहीं था। वो दीदी ने कभी बुलाया, उन्होंने कहा ये अपने भाव से, अपने प्रेम से, पर हम जिन बस्तियों जाते थे उनका एक क्रम बना रखा था। लेकिन वार्ड में मैं प्रतिदिन उपलब्ध रहता था, वार्ड में प्रतिदिन, और अपने से कहा पूरी टीम के संग में हमने पूरे वार्ड संयोजक से लेकर पूरे बूथ अध्यक्षों को और बड़े के काम दिए कि जिससे हमको लगे। लेकिन चूँकि वो हम संजय शुक्ला जी का गृह क्षेत्र का वार्ड है, और गृह क्षेत्र के वार्ड में चूँकि जो इनको वो विश्वास करना चाहते थे, जिनसे वो विश्वास करते थे, वो ही लोग इनसे करते थे, उसको मैं भी नहीं इग्नोर कर गया, और जब ध्यान नहीं दे पाया तो वो शायद उस कमी हो सकती है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का पूरा वार्ड ये तो एक घटना है कि जो उस प्रकार से उनको हुई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमने पूरे तन्मयता से काम करा, और ये तो वो भी मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको ऐसा दर्शाते हैं। बाद में बताया नहीं कि ये कुछ लोग थे जिनकी वजह से आपको चुनाव हारने जैसी नौबत आ गई, खामियाजा भुगतना पड़ा आपको? आपने कभी बैठ के संगठन में, क्योंकि विचार विमर्श तो बहुत होता है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा नहीं है? क्या होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे उस समय जब चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट आए, तो एक तो सरकार चेंज होना है ना, सरकार के बाद में फिर वो ऐसा लगना
फिर वो एकदम से सुदर्शन जी को भी ऐसा लगा कि अरे यार मेरे तो इन कारणों से हुआ। तो वो सब चीज़ें जब थोड़े दिन जब सामान्य हुई तो उसका एहसास उनने करा है कि ये लोग तो काम करते ही थे, लेकिन क्योंकि अब वो ऐसा बना कि उनका गृह क्षेत्र वार्ड था और पास में बनकर कर गए थे, तो उस कारण कोई मार्जिन नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का तो आज लगता है कि आपके और सुदर्शन गुप्ता जी के बीच की वो खाई अब खत्म हो गई है कि वो आपके टिकट के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं और आपको जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं अपनी पसंदीदा सीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंदीदा सीट तो हमें नज़र नहीं आती है। बहुत कम सीटें ऐसी हैं जो अनारक्षित मुक्त है जहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं। एक राजनगर की सीट है, एक 10 नंबर बाणगंगा है। बाणगंगा भी इसलिए भी बेहद विषम परिस्थितियों वाला हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के एंगल से, क्योंकि हमेशा से यादव परिवार का वहाँ वर्चस्व रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत कठिन है। और एक 14 नंबर की सीट बचती है अशोकनगर वाली, जहाँ से अभी पूर्व में नीता शर्मा पार्षद थी। तो टसल तो बहुत सारी, अश्विनी शुक्ला को भी चुनाव लड़ना है, आपको भी चुनाव लड़ना है, टीनू जैन को भी चुनाव लड़ना है, मनोज मिश्रा को भी चुनाव लड़ना है, गोविंद पवार को भी चुनाव लड़ना है, सुरेंद्र वाजपेयी को भी चुनाव लड़ना है। इतने लंबे नाम हैं सामान्य वर्ग से, और सीटें पुरुष के नाम पे महज 3 सीटें हैं। चलिए 2 बार से विधानसभा में सामान्य वार्ड बहुत हुए, तो सामान्य वार्डों के क्या श्रृंखला रही, कार्यकर्ताओं की रही, उसमें उनकी सफेद अपेक्षा रही। इस बार वास्तव में इस बार पिछड़े बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये तो सब संगठन तय करता है और संगठन का जो मार्गदर्शन होता है उस पर तय रहेगा। मैंने भी जैसे मैं भी प्रयास करूँगा 14 नंबर से भी और यहाँ से भी, ये तो संगठन के ऊपर है। संगठन जहाँ से तय करो, संगठन जहाँ तय करेगा वहाँ से चुनाव। अच्छा, आमतौर पर आपको विषम परिस्थितियों में ही लाकर खड़ा कर दिया जाता है अगर 10 नंबर में चुनाव लड़ने की स्थिति आती है। अगर चूंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं कि दीपू यादव नहीं, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी, तो पहले तो चुनाव महिला वर्सेस पुरुष हो जाएगा, और दूसरा MIC सदस्य वरिष्ठ नेता प्लस साथ में विनीतिका यादव। तो चुनौती रहेगी आपके लिए? नहीं, चुनौती का आएगी। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ MIC और वो नहीं लड़ता, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कमल फूल का चुनाव चिन्ह होता है और एक कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ता है। वहाँ MIC और वहाँ पर ये विषय चलता है कि कार्यों पे, विकास के कार्यों से, मुख्यमंत्री जी के कामों से, परिषद ने क्या काम करे हैं, वहाँ के पार्षद ने क्या काम करें, इस पे जो काम होता है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे चुनाव होता ही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव। जैसे एक ही व्यक्ति जब बार वहीं से चुनाव लड़ रहा है, हमारे सर्वे में जनता उनसे संतुष्ट भी थी, तो आप माने ना माने परंतु ये एक चुनौती आपके सामने रहेगी यादव परिवार के सामने चुनाव लड़ने के लिए। भले आपके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम क्यों ना हो, परंतु चुनौती तो अगर आप 10 नंबर से लड़ते हैं तो नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहाँ का कार्यकर्ता दम से काम करेगा और एक नेतृत्व मिलेगा। उस पर नेतृत्व में जो अभी तक मेरे को पार्टी ने सिखाया, उस नेतृत्व के साथ में मैं काम करूँगा वहाँ पर। और वो मेरे आमतौर पर बोला जाता है कि जब विधायक मंत्री बन जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो जाते हैं, तो क्या दीदी जब मंत्री बनी तो वास्तव में आप लोगों से कुछ डिस्टेंस, कोई दूरी ऐसी अनायास ही बन गई? क्योंकि मान लीजिए भोपाल भी रहना है, इंदौर भी रहना है, महू भी रहना है, अलग अलग जगहों पर दीदी का आना जाना लगा रहता है। ये चीज़ तो आती है ना, क्योंकि जब समय का उनका कब क्या कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी हम लोगों को भी नहीं एहसास हुआ, क्योंकि उनके जो कार्यक्रम है उनके कार्यक्रम जुड़े रहते हैं। जैसे कल ही मेरे परसों मिलना था, भोपाल मिले, उसके बाद मिलना था तो वो बोले मैं सागर जा रही हूँ, सागर का उनका कार्यक्रम कैंसिल हुआ, फ़ोन लगा लिया, बात हुई। तो ये तो बना है क्योंकि अब व्यस्तता भी बहुत है और पार्टी में काम भी इतना है, फिर सरकार का काम है उनके पास, संगठन का भी काम है, और इस समय तो ग्रामीण भी उनको देखना पड़ रही है, तो काफ़ी चीज़ आती है। तो ऐसा कहीं हमारे इसमें कभी नहीं आया कि हम लोग। ठीक है। अच्छा, आपके वार्ड गोविंदनगर की अगर बात की जाए तो आपके तमाम कोशिशों के बावजूद, आपने लगातार कोशिशें की, नर्मदा कनेक्शन भी प्रोवाइड कराए डोर टू डोर, बावजूद उसके गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत एक आपके वहाँ की भीषण समस्या है। 100 से ज़्यादा बोरिंग आपने स्वयं ने करवाए हैं, शायद 10 से 12 बोरिंग संजय शुक्ला के माध्यम से भी आपके वार्ड में हुए हैं। बावजूद उसकी जनता में एक पानी की किल्लत को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। अभी तक ये तो क्या लगता है अगली परिषद में ये समस्या सॉर्ट आउट हो पाएगी? हाँ, आराम से, क्योंकि हमें ये जो जय हिंद नगर वाली टंकी से आधे वार्ड को उससे कनेक्ट कर दिया है, आधा वार्ड महाराष्ट्र टंकी से। अभी जो LNT वाला काम चल रहा है वो डोर टू डोर पूरा हो चुका है कंप्लीट। अगर ये दोनों टंकियाँ चालू हो जाएंगी तो निश्चित हम नर्मदा हमारे पूरे वार्ड में पूरी जाएगी, क्योंकि पूरा वार्ड बोरिंग पे डिपेंड था और बोरिंग इन दिनों कम से कम प्रतिदिन 4 से 5 मोटरें जल रही है, ये समस्या बनी हुई है। लगभग बंद हो जाती है गर्मी के दिन आते आते, बोरिंग जो है वो भीषण ऑक्सीजन समस्या हो हो जाती है।
अच्छा, आपका वार्ड 12 नंबर अब हो गया है पिछड़ी महिला, तो आपको लगता है कि वार्ड में हमने इतने काम अपने कार्यकाल में कर दिए हैं, जनता को इतना संतुष्ट कर दिया है कि जो अब व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आपकी लीड 1700 की थी, तो आपको लगता है कि वो लीड बढ़ के 3400 3500 तक पहुंचेगी? इतना काम आपने कर दिया है। मेरे समय क्या, एक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा था, त्रिकोणीय संघर्ष था। अभी तो ये है कि वो दोबारा ऐसी पोजीशन बनती है तो हम 1700 नहीं, हम 3400 से भी प्लस होंगे, क्योंकि काम भी हुए हैं, संपर्क भी हुआ है, और एक जो संगठन का कार्य है वो हम लोगों की टीम ने मिलकर इतना अच्छा कर रखा है कि वहाँ पर अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमको इतना, हमारे को बताया जाता है कि नहीं आपने इतना काम करा, और वो खुद कह रहे हैं कि भैया आप तो करो। तो ये निश्चित है कि जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, उस परिषद में जो काम करा उस पर हम काफ़ी मतों से, मतलब हम अच्छी लीड से जीते। अच्छा, पूरे 5 साल आप मालिनी गौड़ जी के भी बेहद मतलब सामंजस्य बनाकर, संतुलन बनाकर काम करते रहे। यही कारण था कि वित्तीय प्रभार के साथ साथ आपको स्वच्छता का भी प्रभारी उन्होंने बनाया अपनी परिषद में। तो ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1, ये तो सर्वज्ञात है, हम सभी जानते हैं। आपने स्वयं ने भी अपने वार्ड में बैकलाइनों को, हम बता दें, इतना साफ सुथरा कर दिया कि लगता नहीं था कि ये कभी बैकलाइन हुआ करती होंगी, या ये वही एरिया है जहाँ कभी गाद और गंदगी और बदबू और सड़न होती होगी। इतना साफ हो गया था। पर ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि वित्तीय विभाग जब आपने संभाला तब? वित्तीय विभाग जब हुआ था कि उसके समय हम जब 4-6 महीने हमने देखा तो वास्तव में जो हमारे पेंशनर लोग, हमारी जो इनकी तनख्वाहें जो होती थी, वास्तव में हम बहुत लेट हो जाते थे, कभी कभी 1-1 महीने लेट हो जाते थे, 20-20 25-25 दिन, तो तनख्वाह तो हमारी 20 दिन लेट हो ही जाती थी पेमेंट के कारण वगैरह। लेकिन भाभी और हम जब बैठे, हमारे कमिश्नर साहब बैठे और उसका जब प्लानिंग से करा तो ये तो तय हो गया, हमने उसको फिर तय करा कि 5 से 10 तारीख में तो पेमेंट वेतन बढ़ जाना चाहिए, और जो 25 से 3 से 5 तारीख के बीच में जो पेंशनर हैं इन लोगों की भी बनाते। एक वो व्यवस्था को इतना अच्छा करा कि आज तक वो पूरी परिषद में एक मिसाल बनी हुई है कि हमारी पेमेंट समय पर मिल जाता। एक अच्छी व्यवस्था के साथ करा, क्योंकि पिछली बार जब मैं पार्षद था, जब भी हम देखते थे तो वास्तव में 20-20 25-25 मतलब जो तनख्वाह 5 तारीख को मिलना रहती थी वो 25-20 तारीख पर जाती थी, 15 तारीख पे जाती थी, कहीं से व्यवस्था करना पड़ती थी। और जब भाभी ने उसको मिलकर कभी सब बात करी और उस पर करा, मुख्यमंत्री जी से भी बात करी, तो वो एक व्यवस्था ऐसी आई है कि हमने फिक्स टाइमिंग के संग में, क्योंकि ये हमारे संग कंधे से कंधा मिलाकर सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो हम इनको समय पर वेतन दे सकें, वो व्यवस्था हमने बड़ी वृद्धि के साथ की। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो वार्ड क्रमांक 12 में बाकी रह गए? कार्यकाल पूरा हो गया, कोविड भी 2 साल आ गया, 2 साल मान लीजिए आपका कार्यकाल भी बढ़ गया एक तरीके से, परिषद भले ही समाप्त हो गई थी परंतु सरकार आपकी बन गई थी वापस से प्रदेश में, तो 2 साल का मैं ये मानती हूँ कि अतिरिक्त कार्यकाल आप लोगों को मिल गया। वो 2 साल हमारा जरूर बढ़ा था, लेकिन लॉकडाउन और ये कोविड के कारण ठेकेदारों का पेमेंट और ये नहीं हो पाया था। पर हमने ऐसी तैयारी कर रखी थी, हमने 3.25 करोड़ के काम मंजूर करा रखे थे, लेकिन आज की तारीख में हमने 1.25 करोड़ के करीब काम हमारे अभी चल रहे हैं। अच्छा, पानी के अलावा और कोई ऐसी चीज जो बाकी है अभी वार्ड में आने के लिए? क्योंकि सघन बस्तियां हैं तो हर कॉलोनी में हम पार्क या गार्डन की कल्पना नहीं कर सकते थे। आपने शायद महाराणा प्रताप पार्क बनाया, गार्डन बनाया भी है। मैं अभी बताता हूँ कि जो सीवरेज अभी हमारी ये नर्मदा जो डली है, इसके कारण हमारे वार्ड में वापस सड़कों का और इनका वो वापस से होना है, उस कारण जरूर दिखता है कि काम नहीं हो पाया, क्योंकि हमने जो सड़क कंप्लीट करी थी वापस अभी नर्मदा लाइन डलने से, उसके करने से, कनेक्शन होने से वो अस्त व्यस्त हुआ दिखा है। लेकिन पुनः उनकी मंजूरी सब कार्यों की है, तो हम सड़कों पे भी मतलब इस परिषद में अच्छा जो मंजूरी काम है उसको कराएंगे तो वो वार्ड पूरा हमारा व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन हम जो आप बता रहे हो कि एक उपलब्धि, मैं आपको बताऊँगा, मेरे महाराणा प्रताप पानी की जो टंकी है वहाँ पर हमने ऐसे मतलब असामाजिक तत्वों को हटा करके और इतना अच्छा महाराणा प्रताप सभागृह बनाया कि जो वहाँ के, जब भी मैं स्कूल के बच्चों के ये एनुअल फंक्शन में जाता था तो ऐसी जगह, क्योंकि बस्ती है उनको मिलती नहीं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन मैंने उनको उपलब्ध कराने के लिए वो जगह इसलिए बनाई कि उनके पालक लोग भी देखे और प्रतिभाओं को सुने, तो इसलिए वो एक जगह ऐसी बनाई है और उन्हीं लोगों के लिए बस्ती बनाई। और वो सबसे सुंदर वार्ड है। और एक बात बता दूँ, बाढ़गंगा क्षेत्र में कोई पार्क और गार्डन के लिए कोई सोचता नहीं था, जब उसको जाके देखा है तो दीपू यादव जी ने फिर जाकर वहाँ बनाया, नहीं तो वहाँ टोटल वो अपने परिवार का मेला लगा कर वहाँ से इनकम का रास्ता करते थे। वहाँ पर कुंड के पास में जो बाड़ेसर कुंड पे जगह है, वहाँ शादी का कार्यक्रम करते हैं और उसका किराया लेते हैं। ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं
कि सामान्य सीट तो मेयर की भी हो गई है। संजय शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, आप स्वयं भी सामान्य वर्ग से आते हैं। उषा दीदी पार्षद रहते, आज मंत्री हैं, पार्षद से मंत्री बने, पार्षद से मेयर बने कैलाश जी। तो छोटा ही सफर, भले आपका अदना सा कद हो, भले राजनीति में पार्षद ही हैं आप, क्या लगता है ऐसा कोई लकी ड्रॉ निकल सकता है, ऐसी कोई किस्मत का ताला खुल सकता है कि संतोष गौड़ को भारतीय जनता पार्टी जो है मेयर का उम्मीदवार इंदौर से घोषित कर दे? देखो, मेरा ये मानना है कि मैंने संगठन का जब से काम करा है और वार्ड अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, यहाँ तक मैंने काम करा है, जब भी कभी मैंने अपेक्षा नहीं रखी, कभी उससे बात नहीं करी, दोबारा भी जब भी टिकट बात नहीं करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जरूर है कि वो ऐसे ही कार्यकर्ताओं को निकाल के लाना और बाड़ंगा क्षेत्र में पार्षद को चुनाव लड़ा के वो जो उपलब्धि थी, तो मैं तो उसको महापौर का ही पद समझता हूँ, क्योंकि उस क्षेत्र में आना बड़ी एक कसर थी। वो शुरुआत मेरा पार्षद वाला, मैं तो उसको ही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है वो निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है। कोई चुनौती रहेंगे बीजेपी कैंडिडेट के सामने? ब्राह्मण चेहरा है, अभी से लोग बोल रहे हैं कि 4 लाख वोटर ब्राह्मण है, सब उधर वोट देने चले जाएंगे। मुस्लिम जो है 3-3.25 लाख, वो भी वोट मान लीजिए कांग्रेस को ही देंगे। तो क्या आपको लगता है वाकई में कि इतना फ्लक्चुएशन होगा ब्राह्मण वोटों का और कोई नेक टू नेक फाइट आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, जहाँ तक ब्राह्मण वोटों की बात है तो ब्राह्मण बाहुल्य वो उनका एक नेटवर्क हो सकता है, उनका एक वर्किंग हो सकता है। पापा उनके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो एक झुका हो सकता है। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो विकास कार्यों का, जो मुख्यमंत्री जी के कामों का, प्रधानमंत्री जी का और परिषद ने जो काम करा है, वहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार से कोई मान ले, कांग्रेस मान ले कि हमने प्रत्याशी ऐसा दिया है और हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए कोई चुनौती संजय शुक्ला को कोई चुनौती नहीं मानते? नहीं, विकास कामों में तो कुछ नहीं। एक ब्राह्मण होता कि पापा उनके अध्यक्ष है, तो हम मानते हैं कि हम। चलिए ठीक है, तो क्या वाकई में वापस से अपने इतिहास को दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या फिर से नगर में काबिज होगी भाजपा की सरकार? क्या होगा संतोष गौड़ का राजनीतिक भविष्य? किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे संतोष गौड़? क्या चुनाव जीत के फिर से मेयर इन काउंसिल का हिस्सा बनेंगे संतोष गौड़? आने वाला वक्त बताएगा। ये थी हमारी पार्षद संतोष गौड़ से विशेष चर्चा। मुझे दीजिए इजाजत, एक नए चेहरे के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए बने रहिए रेड 19 के साथ।